तो अब इसके आगे सेट्स की थ्योरी हमने कंप्लीट की है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो जेई मेंस वाला सेंगेज का बुक है, तो उसके अंदर सिंगल करेक्ट आंसर टाइप जो है वो सेट्स के ऊपर डिपेंडेंट तकरीबन 25 से 26 क्वेश्चंस है। तो ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो एक वीडियो के अंदर तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जिसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ये 25 से लेकर तो 26 क्वेश्चन है, इनको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो सेट की जितनी भी थ्योरी है ये हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं जो समझा है उसको किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते वक्त अप्लाई करना है, ये भी आप इससे सीख पाओगे। तो अब इस एक क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आई है। यहाँ पर आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, जैसे एन, आई, एन सफिक्स पी, ई एंड पी, दीज आर 5 सेट्स। और ये जो भी सेट्स दिए हैं इनके कंसिडरेशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको देखना है। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन आया है। एंड ये वाला मैंने थ्योरी के अंदर नहीं बताया था, तो ये क्या होता है सिंबल, और ये चीज़ क्या होती है, 2 सेट के अंदर जब ये सिंबल लिखा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, ये मैं आपको इसके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है उसको पहले समझते हैं, कौन कौन से सेट दिए हैं उसको लिखेंगे, और फिर जो उन्होंने जो सेट्स दिए हैं उस सेट्स के अनुसार ये जो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हैं इन बिटवीन 2 सेट्स, तो इनमें से कौन सा उन सेट्स के लिए सही है, जो दिए हुए सेट्स है उनके लिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन सही होता है वो देखेंगे। तो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना होगा ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सेट सही लिखना जरूरी है, सेट के एलिमेंट सही तरीके से लिखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करेंगे तो इसके अंदर आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स आप सही से जानते हो, फिर इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपका सही है, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स आपको पता है या नहीं। तो जब चौथा ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो उस समय मैं आप लोगों को 2 सेट्स के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है ये बताऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को देख रहा है और समझ नहीं पा रहा है तो मेरा उससे निवेदन है कि वो जाके थ्योरी क्लास अटेंड करे सेट की, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो अब चलिए क्या दिया है, लेट n बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो n एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या मतलब होता है नॉन नेगेटिव इस वर्ड का? नॉन नेगेटिव का मतलब बहुत से बच्चे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को सोचते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब उसके अंदर जीरो भी आता है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो यहीं पर मिस्टेक होती है, ठीक है। तो n आपका सेट है, एक सेट है n, इसके अंदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमें पता है, एक तो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, इनको मिला के इंटीजर का सेट बनता है। तो इनका कहना है n ऐसा सेट है कि जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं लेना है, बाकी सारे इंटीजर्स उसके अंदर आएंगे। अब आप सोचिए, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दे, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ देना, बाकी बचे हुए सारे इंटीजर्स, ये मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है। नॉन को हटा दो, क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्या कह रहे हैं, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इस सेट के अंदर इंटीजर्स ही है लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के। तो आपको पता है जीरो भी तो इंटीजर है, तो इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये n सेट के एलिमेंट्स हो गए। आगे i इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, नेगेटिव नंबर है आपके पास, -3 -2 -1, फिर 0 है, 1 2 3 है, और एंड सो ऑन। तो ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है। नेक्स्ट है n सफिक्स p, ठीक है। n सफिक्स p, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सो n सफिक्स p इज द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको समझिए, n सफिक्स p के अंदर क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन कैसे, नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़ के बचे हुए सारे
जो इंटीजर्स है उनको आप इस सेट में लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के कौन कौन बचता है इंटीजर के सेट में? उसमें बचते हैं नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। जीरो को भूलना नहीं है, वरना आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, गलत आ जाएगा। नेक्स्ट सेट है ई, एंड ई इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इवन इंटीजर्स किसको कहा जाता है? ठीक है, इवन नंबर्स किसको कहा जाता है? 0, 2, 4, 6, 8, दीज आर इवन इंटीजर्स। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं लेना है, याद रखना नेगेटिव नंबर कभी भी इवन एंड ऑड नहीं होता है। नेक्स्ट इसके आता है पी। पी कैसा सेट है? इसके अंदर के एलिमेंट्स कौन कौन है? पी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब कौन कौन प्राइम है बेटा? तो प्राइम भी नेगेटिव नंबर्स प्राइम वगैरह नहीं होते। तो 2 पहला प्राइम नंबर है। बहुत से बच्चों को 1 भी प्राइम नंबर लगता है, लेकिन याद रखना 1 प्राइम भी नहीं है एंड कंपोजिट भी नहीं है। तो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड इट इज इवन नंबर ऑल्सो। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी चीज़ याद रखेंगे। फिर इसके बाद में आएगा 3, 5, फिर 7, 11। बहुत से बच्चे फ्लो में 9 को भी प्राइम नंबर के अंदर ले लेते हैं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन तो पता ही है, ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 एंड दूसरा होता है वो खुद। तो जिस नंबर को भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब उन्होंने जितने भी सेट्स मेंशन किए हैं उन सब के अंदर के एलिमेंट्स हमारे ध्यान में आ गए। अब बात करते हैं कि क्या इन सेट के ऊपर पहला वाला ऑप्शन सही होता है या नहीं। पहले वाले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि अगर आई सेट में से आप एन सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एनपी मिलता है। तो देखिए एनपी सेट आपके सामने है और आई में से आपको एन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स का मतलब पता होना चाहिए। आई माइनस एन का मतलब क्या होता है? अगर मैं वेन डायग्राम से इस चीज़ को दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या कहती है? 2 सेट्स है तो आपने 2 सेट्स लिए। अब हो सकता है कि इनके अंदर कोई कॉमन हो तो आप लोग वो भी पॉसिबिलिटी इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आप 2 सेट्स अलग अलग निकालते हो, उनमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं लेते हो, तो फिर उसका मतलब होता है कि ये 2 डिसजॉइंट सेट है। तो इसलिए मैंने आई और एन सेट में कुछ कॉमन पार्ट भी रखा है। अब आई माइनस एन का मतलब क्या? अगर मैं इस सेट को आई से डिनोट करता हूँ, इस वाले सर्कल को, और ये जो सर्कल है वो एन सेट का है, तो आई माइनस एन का मतलब क्या? तो आई सेट के अंदर एन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हटाना है। मतलब अब ये देखिए आई क्या है? ये पूरा सर्कल आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस आई सर्कल में एन वाला पार्ट कितना घुसा हुआ है? इतना वाला पार्ट एन का घुसा हुआ है। ये पूरा नहीं, सिर्फ इतना वाला पार्ट, इतना पार्ट घुसा है। तो आई में से एन वाला पार्ट हटा देंगे तो आपको मिलेगा आई माइनस 1। सो नाउ मैं जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दिस शेडेड पोर्शन, ओनली शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स आई माइनस एन। तो आई माइनस एन का मतलब क्या हुआ? आई में से एन के एलिमेंट्स हटाने हैं। तो आई सेट देखिए, आई सेट ये है, इसमें से अगर मैं एन वाले एलिमेंट्स हटाता हूँ तो एन के एलिमेंट क्या है? 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आई में से अगर मैं 0, 1, 2, 3 ये सारे के सारे एन के एलिमेंट्स इनको हटा देता हूँ तो मेरे पास बचते हैं सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब आप समझ गए, पहले वाले ऑप्शन में आई माइनस एन का मतलब क्या? सिर्फ नेगेटिव इंटीजर का सेट। लेकिन अगर हम एनपी की बात करें तो एनपी क्या है? एनपी में नेगेटिव इंटीजर के साथ में 0 भी है। तो दोनों साइड्स में एक एलिमेंट का फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सेट और ये सेट इक्वल होना है तो दोनों के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए और वही एलिमेंट्स होने चाहिए। आपने आई माइनस एन फाइंड आउट किया, आई माइनस एन कितना हुआ बेटा? मैंने आपको बताया आई में से एन वाले एलिमेंट्स को हटाना है। एन से आई माइनस एन का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम से भी मैंने आपको बताया, आई सेट के अंदर से एन सेट के एलिमेंट्स को हटाना है। एन सेट के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स है तो आई के अंदर जो भी एन सेट का एलिमेंट मौजूद है उसको हटा दिया तो बचा सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन आई माइनस एन सेट हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन एन पी के अंदर नेगेटिव इंटीजर के साथ में 0 भी है। मतलब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में इनको इक्वल का है, तो इन सेट के सिलसिले में ये ऑप्शन तो बेकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या एन इंटरसेक्शन एन पी फाई हो सकता है? फाई का मतलब क्या? एम्प्टी सेट। ठीक है, अगेन वन ऑफ द नोटेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द थ्योरी क्लास। सो एन इंटरसेक्शन एन पी, इन 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या एम्प्टी सेट आता है देखना है। तो एन सेट है, एन पी सेट है। अब एन सेट के अंदर 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स है, एन पी सेट के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 है। तो इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है जो है 0। मतलब जब आप एन इंटरसेक्शन एन पी लिखेंगे तो एन इंटरसेक्शन एन पी ये एक सेट है
देखिए बेटा एन भी एक सेट है, एन पी एक दूसरा सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन भी खुद एक सेट होता है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 0। अब बहुत से बच्चों का यहां पर कंफ्यूजन होता है कि किसी सेट में एलिमेंट अगर 0 आता है तो वो उसको एम्प्टी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, एम्प्टी का मतलब बिल्कुल खाली सेट जिसके अंदर कोई भी नहीं है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन है, 0 है। 0 ऐसा एलिमेंट है जो एन में भी प्रेजेंट है और एन पी में भी प्रेजेंट है, तो जो दोनों में प्रेजेंट होता है वो इंटरसेक्शन के सेट में आता है। एन और एनपी में कितने एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब एन इंटरसेक्शन एनपी जो है वो सिंगलटन सेट है क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि एन इंटरसेक्शन एनपी फाई आता है, तो ये तो गलत बात होगी। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेकंड ऑप्शन भी फेल जाता है। तीसरी चीज उनका कहना है कि ई इंटरसेक्शन पी, ई सेट ये है और पी सेट ये है, इनका इंटरसेक्शन भी फाई आता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें तो काफी सारे एलिमेंट्स कॉमन दिखाई देंगे आपको। ई इंटरसेक्शन पी मतलब ई ये है और ये पी है, इनमें आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर आप अगर देखेंगे तो ठीक है 2 तो कॉमन है, 2 ही कॉमन है, ज़्यादा नहीं है, हाँ 2 ही है क्योंकि ये इवन इंटीजर्स है और 2 के बाद का कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है और इसके अंदर सारे प्राइम नंबर है। तो इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, वो कौन सा है, ई इंटरसेक्शन पी में, ई इंटरसेक्शन पी इस सेट में एक एलिमेंट कॉमन है एंड दैट एलिमेंट इज 2। दैट मीन्स ई इंटरसेक्शन पी इज ऑल्सो नॉट फाई, तो उन्होंने फाई दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत ऑप्शन है। तो तीनों चेक करने के बाद में गलत आने के बाद में आप सीधा फोर्थ को राइट बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि डी ऑप्शन सही कैसे आता है और उस मतलब ये ऑप्शन प्रूव करते हुए मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा क्योंकि वो बाकी रह गया था। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप लोग लिखेंगे अगर आपको चाहिए तो पॉज करके। अब मुझे बताइए डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स हमने देखा था, डिफरेंस ऑफ 2 सेट ये होता है जो अभी हमने किया i माइनस एन, या फिर कोई भी सेट के अंदर से दूसरा सेट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट डिफरेंस ऑफ 2 सेट। लेकिन व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट, ठीक है। तो ये जो सिंबल है यहाँ पर मैं लिखूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट का मतलब, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। सो सिमेट्रिक डिफरेंस इसको कहा जाता है SYMMETRIC, सिमेट्रिक डिफरेंस। मेरे पास 2 सेट है, मान लीजिए ए एंड बी, सो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, तो सबसे पहले तो ध्यान में लीजिए कि 2 सेट है आपके पास ए एंड बी और उनके बीच का आप डिफरेंस नहीं निकाल रहे हो, सिमेट्रिक डिफरेंस। सो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिखे 2 सेट के बीच में ये ट्राइंगल दे रखा है या फिर इसको डेल्टा भी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर सेइंग अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेट, ठीक है। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेट। और ये सेट कैसे ऑब्टेन होता है, सो दिस सेट इज इक्वल टू ए माइनस बी आप करेंगे और इसका यूनियन लेंगे बी माइनस ए के साथ में। आई बात समझ में। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का तो बारे में पता ही है, ए माइनस बी है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी माइनस ए है डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। तो ये दोनों सेट्स निकाल के इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स की। अब ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर कही है आप लोग इसको पॉज करके लिखना। अब ये कैसे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कैसे होता है, तो ये मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें इसको चेक करना ही है, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ मैं अभी। चलिए, तो उनका कहना है कि एन डेल्टा एन पी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन एन एंड एन पी ये आता है, ऐसा उनका कहना है। तो हम लोग चेक करेंगे, हमें पता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन एन एंड एन पी क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन होता है ये अभी मैंने बताया। पहले आप n माइनस एन पी लेंगे, मतलब सिर्फ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेट्स n माइनस एन पी, और इसमें यूनियन करेंगे एन पी माइनस एन का। आई बात समझ में। मतलब पहले सेट में से दूसरा सेट का डिफरेंस लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यूनियन कीजिए दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब ये सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है देखेंगे। तो n में से np को हटाना है, n सेट में से np को हटाना है। n माइनस np का मतलब क्या, n सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स घुसे हुए हैं np सेट के उनको हटा देना है। तो n माइनस np मतलब n में से np को हटाना है।
तो n में तो np के कौन कौन से मेंबर है, ये तो सारे नेगेटिव है, इसमें तो कोई भी नेगेटिव नहीं। तो np के अंदर 0 है जो n के अंदर घुसा हुआ है। तो n सेट से n माइनस np का मतलब क्या है, n सेट से 0 को हटाइए। क्यों सिर्फ 0 को हटा रहा हूँ, क्योंकि ये 0 np के अंदर मौजूद है और हमें n में से np को हटाना है। n में से np को हटाने का मतलब n के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में से मैं ऐसे एलिमेंट को हटा रहा हूँ जो np के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो उसका मतलब हुआ मैंने n सेट में से np सेट के एलिमेंट्स को हटा दिया। तो n में से np हटाया 0 हटाया, तो बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब n माइनस np सेट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ अगेन यूनियन np माइनस n क्या है, अब np माइनस n करना है, मतलब ये सेट पहले है, अब इस सेट में से ऐसे एलिमेंट को हटाना है जो n सेट से आए हुए हैं। अब मैं n को ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूँ, ये n है अपना, ठीक है। अब np माइनस n करना है तो np सेट में से मैं ऐसे एलिमेंट्स हटा रहा हूँ जो n के अंदर मौजूद है। तो n के अंदर 0 है और ये 0 यहाँ पर दिख रहा है, तो np में से मुझे n हटाना है, मतलब n के अंदर के एलिमेंट हटाने हैं, तो मैं 0 को हटा दूंगा। अब अगर मैं बाकी एलिमेंट्स देखता हूँ तो ये सारे पॉजिटिव है, तो इसमें तो कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। मतलब np में से अगर मैंने n को हटाया तो सिर्फ 0 को हटाना पड़ा, तो बचा क्या, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर का सेट। तो नेगेटिव इंटीजर्स मैंने लिख दिया -3 -2 एंड -1, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन क्या आता है बेटा, इन दोनों का यूनियन अगर लिखेंगे तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -3 -2 -1 एंड सारे पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन n एंड np मुझे ये मिला है, ये वाला सेट मिल गया। अब इसका राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में कहा है i माइनस सिंगलटन 0। तो i माइनस सिंगलटन 0 का मतलब क्या कि i सेट में से आपको 0 को हटा देना है। तो i सेट इंटीजर्स का है और इसमें से अगर मैं 0 को हटा देता हूँ, ये आपका i है सेट ओरिजिनल, और इसमें से अगर मैं 0 को हटा देता हूँ तो मुझे i माइनस सिंगलटन 0 वाला सेट मिलेगा जो कि 0 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स मतलब -3 -2 -1 एंड 1 2 3 है एंड सो ऑन। तो अगर आप देख पा रहे हो तो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन n एंड np is this set and I minus singleton 0 is this set and these two sets are same equal and that's why this option is correct। तो इस पर्टिकुलर दिए गए चर्चा में जो सेट्स लिए थे उनसे रिलेटेड ये तीनों भी जो उन्होंने केसेस दी थी, जो ऑपरेशंस के साथ में सेट दिए थे वो गलत है, सिर्फ लास्ट वाला सही है, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे इसको आप लोग। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट का भी कॉन्सेप्ट आता है। अब अगर बात करेंगे क्या दिया है, ए एंड बी टू सेट्स। अब ए एंड बी दो कोई भी सेट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड पूछते हैं कि फिर अगर ए एंड बी कोई भी दो सेट्स है तो उन दो सेट्स का यूनियन लेके अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सॉरी। तो ये एक सेट है एंड दिस सेट इक्वल्स टू विच वन, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके साथ में इक्वल करता है। आप हमेशा याद रखना, जैसे ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स, तो उनके साथ ऑपरेशन करके जो ऑब्टेन होता है वो भी एक सेट होता है। जैसे आप ए एंड बी टू सेट्स है तो ए यूनियन बी लेंगे तो एक सेट बनेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगेन एक नया सेट मिलेगा, फिर ए एक सेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगेन एक नया सेट होता है, बी तो दिया हुआ सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगेन एक सेट मिलता है जिसको आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। और ये सेट और ये पूरा सेट इनका यूनियन लेंगे तो अगेन एक नया सेट मिलेगा। ये वैसे ही है बेटा, जैसे हम लोग दो नंबर का अगर एडिशन करते हैं तो नतीजे में तीसरा नंबर ही आता है, वैसे दो सेट का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो उनका इंटरसेक्शन है वो भी एक सेट होता है और जो नया आया हुआ सेट है उसको हम लोग इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए सेट लिखा है 1,2 एंड बी सेट मैंने लिखा है 3,4, ठीक है। अब ये तो दो सेट है, हमें समझ में आता है, लेकिन जब मैं ए इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट, जैसे यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है,
तो ये एक सेट बना जो हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इस सेट को हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं ए यूनियन बी लिखता हूं, ए यूनियन बी लिखता हूं, तो ए यूनियन बी इज ए न्यू सेट विच इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। तो वही बात है कि दिए गए सेट्स के ऊपर आप ये ऑपरेशंस लगा रहे हो और उससे नया सेट बन रहा है। तो जो नया सेट बन रहा है उसका नोटेशन यहां पर ए यूनियन बी है। आई बात समझ में? तो ध्यान में रखना, छोटी सी बात है लेकिन पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या दिया है इसके अंदर। तो ए देखो, ऐसे एग्जाम्पल में आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चेक करके भी बता सकते हो। जैसे आपने एक ए सेट लिया, दूसरा बी सेट लिया, और फिर आपने ये ऑपरेशंस उनके ऊपर करके एक यूनिवर्सल सेट भी ले लिया, और ये ऑपरेशन करके आपने चेक किया कि नतीजा क्या मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है। लेकिन अगर आप लोग ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स आपको पता है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है जो मैंने आपको बताई है, तो उनसे आप इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। और वो जो प्रूव करते हो वो तो अल्टीमेट आंसर होता है। एग्जाम्पल में भी तो क्या हो सकता है कि वैसे तो सारे किसी भी सेट के लिए ये सेटिस्फाई होगा ही, लेकिन एग्जाम्पल में अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हो गए ऑपरेशन करते समय, कुछ अगर गलत नंबर ले लिया, जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हो तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिखते समय कुछ किसी एलिमेंट को लिखना भूल गए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेते समय कुछ गलती कर दी, तो इसकी वजह से पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके भी आप देख सकते हो कि अगर ये ऑपरेशन करते हो आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे आपने ए सेट ले लिया 1 2 3 एंड बी सेट आपने ले लिया 2 3 4, ठीक है। अब मैंने हमेशा याद रखना, जब आप कोई भी चेक करना चाहते हो तो जो सेट ले रहे हो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट रखना, ताकि सारी पॉसिबिलिटी उसमें आ जाती है। अब आपको इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट वाली बात आई है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा लिखा जाता है बेटा कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों भी सेट उसके अंदर समा जाए। तो 1 2 3 पहले लिखेंगे एंड 2 3 तो है ही, 4 आप चाहे तो एक आध एलिमेंट ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कितने भी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन काम फिर आपका ही बढ़ेगा चेक करने में। तो अब आप ये आपने पर्टिकुलर सेट्स लिए हैं जिनके लिए आप ये चेक करना चाहते हो। तो अब आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आता है, 1 2 3 एंड 4, इन दो सेट्स का यूनियन आया ये। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाना होता है। तो यूनिवर्सल सेट्स में से इसको हटाया तो आपको मिला सिंगलटन 5। यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट हटा दिए, उसका मतलब होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ये सेट फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए चाहिए। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट को यूनिवर्सल सेट से हटा देना। तो ए सी फाइंड आउट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स हटा दो, 1 2 3 हटा दिया तो बचा कौन, 4 5। तो ए सी बन गया 4 5। अगेन वी हैव बी ऑलरेडी गिवन, नाउ वी आर फाइंडिंग ए सी इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 4 5, एंड बी का इंटरसेक्शन कितना आता है, 4, ठीक है। तो करना क्या है आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें 4 कॉमन है, ठीक है। तो ए यूनियन बी सी जो आपका सेट है, इसका एंड इसका आपको क्या करना है, यूनियन लेना है, ठीक है। तो लेंगे यूनियन। अब इसका आपने यूनियन लिया तो आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ में आपको यूनियन लेना है इस सेट का, दैट इज ए डैश। ए डैश आपको पता है ना, ए सी को आप ए डैश से भी डिनोट कर सकते हो, ये चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, इस और इस सेट का यूनियन, दोनों को इकट्ठा लिख दो 4 5। अब देखना कि ये जो आपने इन दो सेट्स को फाइंड करके इसका जो यूनियन मिला है वो इनमें से किसको मैच कर रहा है, सीधा सीधा। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू सेट से, यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट को हटा दो तो 4 5 मिलता है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है 4 5, और ये भी नतीजा है 4 5। मतलब ये जो है यूनियन इन दो सेट का, ये ए कॉम्प्लीमेंट से, ए डैश से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से इक्वेट कर रहा है।
आई बात समझ में? तो ये जो मैंने किया, आप समझ गए ना, ये जो मैंने फाइंड आउट किया है, तो ये क्या मिला हमें, 4,5 मिला। अब सीधा सीधा 4,5 ना तो ए से इक्वल हो रहा है ना तो बी से इक्वेट हो रहा है, लेकिन अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप देखिए ये सेट किसके साथ में मैच कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ में मैच कर रहे हैं। तो इस यूनियन वाले, ये भी एक सेट है बेटा, ये भी एक सेट है। ऐसा मत समझना कि मैंने ए यूनियन बी सी लिखा है मतलब ये कुछ अलग है, ये एक पूरा सेट है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, दिस इज वन सेट एंड दिस इज अनदर सेट, वी आर टेकिंग यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स, सो वी आर गेटिंग दिस सेट। नाउ दिस इज सेम एज ऑफ ए सी, तो ये दोनों हो गए इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यही पूछा था कि ये किसके बराबर है, तो ये ए सी के बराबर है। लेकिन ये तो हुआ बेटा, आपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके इसको चेक किया कि ये किसके बराबर आता है। तो हमेशा सेट्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन खुला होता है कि आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चेक करें, ठीक है। तो कई सारे बच्चे जिनको प्रॉपर्टीज़ में दिक्कतें आती है ध्यान में रखने में, वो इसको करते हैं, और मैंने आपको समझाना है इसलिए मैं स्लो करता हूँ सारी चीज़ें। इसलिए ऐसे मत समझना कि मैं किसी क्वेश्चन को समझाने के लिए 15 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, तो उतना टाइम आपको लगना चाहिए या फिर मुझे लगना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें से बहुत सारे ऑपरेशंस मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको भी, किसी को भी जिसके दिमाग में चीज़ें बैठ गई है, ठीक है। तो मुझे समझाना है, इसलिए मैं हर एक चीज़ तरीके से समझूँ, क्योंकि आप मेरे सामने भी मौजूद नहीं हो, तो मुझे पता नहीं होता कि इनमें से क्या चीज़ आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं हर चीज़ को पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मेरे सॉल्व करने के इससे ये मत समझना कि बहुत लेंदी दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल प्रोसेस की, कि जो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो आपको पूछा गया है बेटा, आप हमसे ये पूछा गया है कि ए यूनियन बी डैश, मैं डैश का यूज़ करूँगा, सी से अच्छा मुझे डैश लगता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, सी का मतलब क्या, सी की जगह मैंने डैश दे दिया, एंड यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी है। अब आप मुझे बताइए, आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि आप ए यूनियन बी डैश को लिख सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर आपको याद हो तो। ए यूनियन बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों सेट का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट एंड यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। तो डी मॉर्गन्स के दो लॉ है, जिनमें से मैंने पहला आपको बताया, जो लिखवा के भी दिया है। तो ए यूनियन बी डैश को मैं लिखूंगा ये, इसको एज इट इज़ रखा, इसको भी एज इट इज़ रखा। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर। तो देखिए, जो दो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन दिखता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। यहाँ पर कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। ये कैसे पता चलता है, तो देखिए इस ब्रैकेट में पहला टर्म देखिए, पहला सेट देखिए, और इसमें पहला सेट देखिए, यहाँ पर ए डैश है, ए डैश है, तो जो भी कॉमन दिख रहा है उसको पहले लिखिए। फिर इन दोनों ब्रैकेट में आपको सेम ऑपरेशन दिखेगा, उसको लिखिए, ठीक है। अब कॉमन पार्ट खत्म हो गया, अब आप ब्रैकेट दीजिए। अब पहले सेट का रिमेनिंग सेट बी डैश, फिर ये ऑपरेशन यूनियन, और यहाँ का रिमेनिंग सेट बी। तो क्या हुआ, आपने जैसे हम लोग लिखते हैं ना 3 × 5 + 4, और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 + 3 × 4। तो इसको कहा जाता है नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, और यहाँ पर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी में भी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ऐसे बहुत बार हमें कैसे समझ में आता है, अगर ऐसे दिया है तो कैसे इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको खोल के हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन खोले हुए को बंद करना हमें भी आना चाहिए। तो ये खोल के रखा हुआ है, इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन लेते हो, कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हो, तो आपको मिलता है यूनिवर्सल सेट। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये यूनियन का साइन है और ये यूनिवर्सल सेट है। समझ में आने के लिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर ऐसे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनियन ऑपरेशन एंड दिस इज अ क्या बोलते हैं, अल्फाबेट है ये यू, कैपिटल यू। सो नाउ ये भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है। अब क्या दिख रहा है आपको, ए डैश का और यूनियन का इंटरसेक्शन लेना है। बेटा यूनियन तो सबका बाप होता है, तो वो ए डैश का भी बाप है, क्योंकि ए डैश के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनियन में होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई छोटा सेट है और किसी बड़े सेट के साथ में यूनियन इंटरसेक्शन कर रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ए डैश पूरा का पूरा कॉमन है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, ए डैश।
तो वही आंसर फिर से मिल रहा है। आई बात समझ में? ये वाला प्रॉपर्टी मैं आपको समझा दूँ फिर से। देखिए कोई भी एक सेट है, ए डैश के ऊपर मत जाना, ए डैश मतलब एक सेट है और वो यूनियन के साथ में इंटरसेक्शन ले रहा है। आप इसी एग्जांपल में समझिए ना, आप देखिए ए डैश क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो आपको अगेन यही सेट मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसके अंदर है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट। तो ये पूरा देखिए जो अगर मान लो कि आपके और मेरे नॉलेज में जैसे मान लेते हैं कि मुझे 50 टॉपिक आते हैं और आपके अभी 12th भी नहीं हुए तो आपको 20 ही टॉपिक आते हैं। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, ठीक है, तो आप जो हो वो नतीजा होगे इंटरसेक्शन का, क्योंकि आपको जितना नॉलेज है उतना मेरे पास पूरा का पूरा है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो आपका और मेरा इंटरसेक्शन क्या बनोगे, आप ही बनोगे। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये छोटा सेट है इसके कंपैरिजन में, और छोटा होने से मतलब नहीं है ये पूरा का पूरा इसके अंदर मौजूद है। तो अगर दोनों में आप सिमिलैरिटी देखेंगे, जैसे मान लो एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है और दूसरे के पास 10 लाख है। अब जिसके पास 10 लाख है वो उसके पास 1 लाख है, तो दोनों का अगर आप कॉमन अमाउंट निकालेंगे तो कितना होगा, 1 लाख रुपए कॉमन होगा जो कि पहले वाले के पास है। आई बात समझ में? तो ए डैश इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए डैश। हमेशा याद रखना कभी भी अगर आपको ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिया है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए ही रहेगा, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए क्या है, बी से छोटा है। सबसेट का मतलब क्या होता है आपको पता है कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर होता है मौजूद। तो ए इज, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मैं एक ए सेट 1,2 लेता हूँ एंड बी सेट 1, 2, 3 लेता हूँ, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में के कॉमन एलिमेंट जो कि 1,2 हुआ। तो ये है क्या, ये तो वही सेट है, मतलब आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो ए। तो नतीजा क्या आया कि जब कोई सेट किसी का सबसेट होता है और आप उन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो जो छोटा सेट है वही इंटरसेक्शन में आता है पूरा का पूरा। तो ये यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज हुई है। हर यूनिवर्सल सेट तो सबका बाप है, तो ए डैश तो उसका सबसेट होगा ही। तो अगर ये इसका सबसेट है मतलब ए डैश इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये तो होता ही है। हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, क्योंकि ये तो अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, ठीक है। तो उसके अंदर अर्थ भी आएगा, सन भी आएगा, मून भी आएगा, और भी प्लैनेट्स आएंगे, बाकी सारी गैलेक्सीज आएंगी, और पता नहीं क्या क्या आएगा, ठीक है। तो अब तक मनुष्य ने जितना ढूंढा है वो सारा का सारा यूनिवर्स के अंदर आ जाता है। तो यूनिवर्स ही होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स की दुनिया में यूनिवर्स कौन है, आलोक सर, ठीक है। तो ये सबको समा लेते हैं अपने अंदर नॉलेज के बारे में। तो अगर मैं उनका सबसेट हूँ और हम दोनों के नॉलेज में अगर इंटरसेक्शन लेना है तो भैया मैं ही आऊँगा ना इंटरसेक्शन में, इतना सा नॉलेज है मेरा और इनके पास तो वो है ही। तो हम दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया, मैं हो गया हम दोनों का कॉमन पार्ट। आई बात समझ में? तो ऐसा मान लेते, तो हमेशा याद रखना कि ए डैश इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अगर कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट है और अगर आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो छोटा सेट ही उसका नतीजा निकलेगा। तो ए डैश विल बी द आंसर, ठीक है, लिखेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बेटा, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को बेहतर है कि हम लोग वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके सॉल्व करें, ठीक है। हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम का यूज़ करके सॉल्व करना है। अब सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस का वेन डायग्राम, जैसे सब्ट्रैक्शन, इस ऑपरेशन का वेन डायग्राम कैसे होता है ये मैंने अभी पहले एग्जाम्पल में ही बताया था, लेकिन फिर से यहाँ पर बताऊँगा आपको। सबसे पहले पढ़ते क्या दिया है, U जो है वो यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है यहाँ पर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है कि ABC 3 सेट्स है जिनका यूनियन, जिनको मिला के यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो ABC इन तीनों सेट्स को मिला के बन रहा है, मतलब इन तीनों के अलावा और कोई तीसरा, मतलब और कोई एलिमेंट नहीं होगा यूनिवर्सल सेट में। आप बात को समझना मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। देखिए मेरे पास अगर मान लेते ए सेट है 1, 2, बी सेट है 2, 3 एंड सी सेट है 3, 4। अब यूनिवर्सल सेट, पहले तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँगा तो मुझे ऐसा सेट लिखना है कि जो इन तीनों को संभाले। तो मैं 1, 2, 3, 4 लिखूँगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप यूनिवर्सल सेट में और भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हो।
लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में उनका कहना है कि आप यूनिवर्सल सेट कौन सा लीजिए जो सिर्फ इन तीनों का यूनियन हो। यूनिवर्सल सेट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा सेट होता है जो दिए गए सारे सेट्स को अपने अंदर समा लेता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सल सेट का, तभी तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूनिवर्स बोल सकते हैं ना। इस जगत, इसके लिए ये जगत है, ये यूनिवर्स और ये इसके छोटे छोटे प्लैनेट्स है, ऐसा बोल सकते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम साइज कितना होता है यूनिवर्स का, तो जितने सेट्स दिए हैं कम से कम वो तो आ जाए, उसके अलावा और कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जब आप यूनिवर्सल सेट यू जो दिया है वो एक्चुअल में ए यूनियन बी यूनियन सी है, मतलब आप उससे ज़्यादा एलिमेंट उसके अंदर मत कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इट विल टेक टू मच टाइम टू गेट अवर आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेन डायग्राम इस्तेमाल करेंगे। अब इतना तो गिवन है, अब ये पूछ रहे हमसे देन फाइंड आउट दिस, ये जो भी ऑपरेशंस सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशन करके जो भी लिखा हुआ है, ये चारों में से कौन से ऑपरेशन के साथ में मैच करता है। अगर आप किसी एग्जाम्पल को लेके इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो भी पता नहीं कर पाओगे, मैंने सोचा नहीं उस डायरेक्शन में, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर प्रॉपर्टीज़ उतनी पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे आसान है वेन डायग्राम यूज़ कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप जिसको फाइंड आउट करना है हमें, उसके अंदर देखेंगे तो ए एंड बी दो सेट का सब्ट्रैक्शन है, फिर बी एंड सी का सब्ट्रैक्शन है, फिर सी एंड ए का सब्ट्रैक्शन है, और फिर इन तीनों का यूनियन ले रखा है और जो सेट मिलेगा तीनों का यूनियन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके इसका इस सेट का वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब ये सेट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। उन्हीं सेट के लिए फिर ये भी सारे सेट्स फाइंड आउट करने होंगे और ये किसके साथ में मैच कर रहा है वो देखना होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो ऑपरेशंस में तो आप कर सकते हो उसको कम टाइम में भी, 2-1 मिनट में। लेकिन अगर आपको वेन डायग्राम का अच्छा नॉलेज है तो आप इसको बिल्कुल मतलब कुछ सेकंडों के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, अब सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको समझा दूँ सब्ट्रैक्शन के अंदर वेन डायग्राम कैसे होता है। तो देखिए, जब मैं ए बी एंड सी 3 सेट्स लेना चाहता हूँ और यहाँ पर ये दे रखा है कि इन तीनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट है, तो आप एक बात समझना कि यहाँ पर हमें सारी पॉसिबिलिटी को कंसिडरेशन में लेना होता है। जब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एबीसी सेट्स कैसे होने चाहिए, मतलब उन तीनों में आप कोई कॉमन एलिमेंट भी ले सकते हो, ना भी ले सकेंगे, लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं तब आपको अगर ये कहा गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनिवर्सल सेट है, तब आपको इन तीनों में कोई ना कोई कॉमन पार्ट लेना ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए बी एंड सी, ए सेट ये सर्कल डिनोट करेगा, बी सेट ये वाला और ये सी वाला। अब आप देखना इन तीनों में इतना सा पार्ट मैंने कॉमन लिया है जो तीनों सर्कल में मौजूद है। अगर किसी बंदे को मैं यहाँ पर बिठा दूँ तो वो कहेगा मैं ए में मौजूद हूँ, वो कहेगा मैं बी में भी मौजूद हूँ और वो कहेगा मैं सी में भी मौजूद हूँ, ठीक है। तो इतना जो मैंने डार्क किया है बस इतना ही पार्ट कॉमन है इनके अंदर। अब बात करते हैं कि इस वेन डायग्राम में अगर मुझे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सेपरेट भी ए माइनस बी आपको निकाल के बताता हूँ। अगर मैं ए माइनस बी निकालना चाहूँ तो ये ए सेट है, ये वाला सर्कल, और ये बी वाला सेट है। तो ए माइनस बी होता क्या है बेटा, ए सेट में से बी वाले पार्ट को हटाना। तो ए सेट है ये पूरा सर्कल, और इस सर्कल में कितना पार्ट बी का घुसा हुआ है, इतना पार्ट घुसा हुआ है। तो इसको हटाना है तो मैं या तो ऐसे हटा दूँ, तो जो बचा हुआ आपको दिख रहा है ए वाला पार्ट, तो ये हो गया ए माइनस बी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेडेड पोर्शन, सो दिस इज ए माइनस बी। अगर आप बी माइनस ए लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे, दूसरा फिगर निकालता हूँ। अगेन वी हैव ए एंड बी। अगर मैं बी माइनस ए लिखना चाहता हूँ तो बी पार्ट में से मैं ए वाला पार्ट हटा दूंगा। तो ए वाला पार्ट अगर हट गया बी में से तो इतना पार्ट हटेगा, तो बचा क्या बी में, इतना ही बच गया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट्स बी माइनस ए। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी वेन डायग्राम से कि कितना आसान है समझना। ए माइनस बी मतलब उतना ही सेट, ए के सेट में से आपने उन एलिमेंट्स को हटा दिया जो बी में मौजूद है। तो
तो अब ये ए माइनस बी मतलब ये जो आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है, जो शेडेड किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर अगर आप ए माइनस बी लिखना चाहोगे तो ए माइनस बी को आप शेड करना चाहोगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए ये तो पूरा ए है और इसमें से आपको बी वाला पार्ट हटाना है, तो बी वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, समझ रहे हो बात को? ये वाला पार्ट है बी वाला। तो मैं इसको फिर से लिखूंगा क्योंकि मुझे चाहिए ये। तो ए जो है ये वाला सर्कल है ए, और इसमें से मैं बी वाला सर्कल हटा रहा हूं, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा? मेरे पास बच रहा है ये वाला। बी में नहीं जाऊंगा मैं, शेड करते हुए मैं सीधा सी में चला जा सकता हूं, क्योंकि ये जो मैंने शेडेड किया हुआ पोर्शन है ये सी का है, सी सर्कल का है, इसका बी के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो मैंने ए सेट में से बी वाला पार्ट सिर्फ हटा दिया है, देख रहे हो आप? ठीक है, जैसे यहाँ पर भी सेपरेटली देख सकते हो। अगर मैं इसको रख दूँ ऐसे ही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर ऐसे ही रखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ए में से बी को हटा दिया तो इतना बचा। अब बात करते हैं, हमें बी माइनस सी भी तो चाहिए, तो बी सर्कल है आपका ये वाला, ये बी वाला सर्कल है आपका। ठीक है, तो इस बी वाले सर्कल से आपको सी वाला पार्ट हटाना है। तो बी के अंदर सी कितना घुसा हुआ है? इतना घुसा हुआ है। इसको छोड़ आप बाकी सबको आप शेड करेंगे। अब याद रखना मैं ए वाले पार्ट को भी ले रहा हूं क्योंकि अभी बात हो रही है बी माइनस सी की। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा हमारा बी माइनस सी। तो ये जो क्रॉस किया है वो ए माइनस बी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको थोड़ा और हॉरिजॉन्टल बना देता हूं मैं, और हॉरिजॉन्टल बनाया। ठीक है, हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है वो है, ये है आपका b माइनस सी, ये जो क्रॉस लाइंस वाला है ये है a माइनस बी। अब मुझे लिखना है c माइनस ए। तो c माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ये जो सर्कल है ये पूरा c सर्कल है, इस सर्कल में से मुझे सिर्फ ऐसा ही पार्ट शेड करना है जो c के अंदर हो पूरा का पूरा। तो a वाला पार्ट कितना घुसा हुआ है? इतना पार्ट a का घुसा हुआ है ये, तो इसको हटाऊंगा तो अब मैं वर्टिकल लाइंस बनाता हूँ। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ये क्या है बेटा? ये बी में घुसेगी क्योंकि अब मुझे सी माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सी माइनस ए चाहिए, सॉरी सी माइनस ए। तो देखिए मैं जो सी माइनस ए जब मैं लिख रहा हूं तब सिर्फ वर्टिकल पोर्शन को बोल रहा हूं मैं सी माइनस ए, तो वर्टिकल पोर्शन आपको ए के अंदर नहीं दिखाई दे रहा होगा। जब मैं ए माइनस बी बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ क्रॉस लाइंस को बोल रहा हूं, तो क्रॉस लाइंस आपको बी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। जब मैं बी माइनस सी बोल रहा हूं तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोल रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको सी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, ए के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं बी माइनस सी की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए ए माइनस बी आपके पास है क्रॉस लाइंस, बी माइनस सी आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइंस, सी माइनस ए आपके पास है वर्टिकल लाइंस। तो इन सबका अगर आप यूनियन लेते हो तो जितना भी शेडेड पोर्शन है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये जो पूरा यूनियन है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या होगा फिर इसका कॉम्प्लीमेंट? तो ये जितना भी शेडेड पोर्शन है उसको यूनिवर्सल सेट से हटाना है। अब यूनिवर्सल सेट कौन है? ये पूरा का पूरा पोर्शन, जितना ये बचा हुआ भी है वो यूनिवर्सल के अंदर आएगा। आप देखना यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है जो तीनों में कॉमन है, वो ना तो ए माइनस बी का हिस्सा है, ना तो बी माइनस सी और ना तो सी माइनस ए का हिस्सा है। तो जब आप ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इस पूरे, ये बाहर एक ब्रैकेट दिया है ना, ये कोई ऐसे डिजाइन नहीं है कोई कि अच्छा दिखे इसलिए डिजाइन निकाला है, ये एक पूरा बड़ा सेट है जो इन पूरे शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे शेडेड पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से इस पूरे को हटाना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ये पूरा तीनों के तीनों पूरे सर्कल। तो इस तीनों के तीनों पूरे सर्कल में से अगर आप शेडेड पोर्शन हटाते हो तो आपको ये बीच में जो थोड़ा सा दिख रहा है नहीं, ये दिखता है कि नहीं? मैं देखता हूँ वीडियो के अंदर थोड़ा सा दिख रहा है, बिल्कुल हाँ दिख रहा है, देखिए एकदम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, जो ये क्या है? अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? ये तीनों का कॉमन पार्ट है जिसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं। तो अगर आप ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट तो है तीनों सर्कल,
अब तीनों सर्कल में अगर आप शेडेड पोर्शन हटा देंगे तो सिर्फ ये इतना ही पोर्शन बचेगा जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस इतने बड़े सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन। आई बात समझ में। अब ये मत समझना कि बहुत टाइम लगा ये वगैरह, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, समझना, ठीक है। तो वेन डायग्राम के बारे में सोचना कि डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट क्या है और वेन डायग्राम ऐसा क्यों निकाला है, ठीक, लिखेंगे इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको समझेगा जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज पूछी आपको, पावर सेट, किसका पावर सेट, दिए गए ए सेट का। ए सेट आपके सामने दिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है, एक है फाई एलिमेंट और दूसरा खुद एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। इसलिए मैं कह रहा था ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आप फाई ये जो सिंबल यूज करते हो तो ये एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हो, लेकिन यहां ध्यान में रखना कि फाई एज एन एलिमेंट आया है। जैसे किसी सेट में आप 1 लिखते हो ना, वैसे 1 2 3 ऐसे लिखते हो ना, तो इन्होंने एक सेट के अंदर एलिमेंट लिखा है 5 और दूसरा एलिमेंट एक सेट लिया है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। तो ये एक सेट है, हमें उससे मतलब नहीं, ये सेट हो ये हाथी का बच्चा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये एक एलिमेंट है हमारे लिए और ये दूसरा एलिमेंट है हमारे लिए दिए गए ए सेट का। समझ गए आप। मैं हाथी का बच्चा बोल रहा हूं, इसका मतलब समझिए, दुनिया की कोई भी चीज इसके अंदर आप रखिए, हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगी। तो वो जानबूझकर हमें कंफ्यूज करने के लिए सेट के अंदर दे रखा है। और दूसरा कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया है कि ये फाई सिंबल है, तो हमें इससे मतलब नहीं कि ये सिंबल है या और क्या है। तो ये हमारे लिए एलिमेंट है एक ए सेट का, और ये हमारे लिए दूसरा एलिमेंट है जो कि सेट के अंदर एलिमेंट दे रखा है। तो क्या मतलब है उससे, ठीक है। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हुए, 1 and 2, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस सेट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पावर सेट का मतलब क्या होता है, आप खुद जानिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी है, किसको कहा जाता है, किसी भी सेट का पावर सेट। याद रखेंगे एक ही सेट होता है, कोई भी एक सेट देंगे और उसका पावर सेट होता है। क्या मतलब होता है, डिफाइन किसे किया है पावर सेट को। अगर आपको कोई भी सेट आपके सामने लिखा हुआ है, ए सेट है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, और आपको कहेंगे राइट द पावर सेट ऑफ ए, तो इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल P ऑफ ए से, और इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का जब आप पावर सेट लिखते हो तो उस सेट के पावर सेट को लिखते समय उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि पावर सेट ऑफ एनी सेट कंसिस्ट ऑफ सेट्स इटसेल्फ, इसके एलिमेंट्स भी सेट होते हैं। देखिए जिस एलिमेंट का आपको पावर सेट निकालना है ना, उस एलिमेंट जिस सेट का आप पावर सेट लिख रहे हो उस सेट के आप सारे सबसेट्स लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था किसी भी सेट का सबसेट कैसे लिखा जाता है, किसी भी सेट को कितने सबसेट हो सकते हैं। तो 2n फॉर्मूला है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। जैसे ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट दिए हैं, तो ए सेट को कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं, तो कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो यहाँ पर 3 रखिए, तो 2 मतलब 8। तो ए के टोटल 8 सबसेट होंगे, 8 सबसेट्स। तो वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, उसमें एक तो होता है एम्प्टी सेट और दूसरा होता है वो खुद, ये दो तो कंपलसरी होते हैं किसी भी सेट के सबसेट में। फिर आते हैं सिंगलटन सेट्स, 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, फिर आएगा डबलटन 1,2 2,3 एंड 1,3। बस इतने ही आप ज्यादा से ज्यादा इस सेट के सबसेट्स बना सकते हो। मतलब ऐसा समझो कि इसके बच्चे कितने, इसके बच्चे बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही इसके सबसेट बन सकते हैं। तो किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो सारे के सारे एज एन एलिमेंट पावर सेट के अंदर आते हैं। बात को समझना, जब मैं ए का पावर सेट लिखने जा रहा हूं तो पावर सेट के अंदर मैं कौन से एलिमेंट लिखूंगा, तो जो ए के सबसेट्स है। मतलब पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद अपने आप में एक सेट होते हैं। जैसे अब ए का मुझे पावर सेट लिखना है तो ए के जितने सबसेट्स हैं उनको मैं इंक्लूड करूंगा इस सेट के अंदर। तो 5 आ गया, ए खुद आ गया। फिर आप लिखेंगे सिंगलटन 1, फिर आप लिखेंगे सिंगलटन 2,
फिर आप लिखेंगे सिंगलटन 3, फिर लिखेंगे 1,2, फिर लिखेंगे 2,3 एंड लिखेंगे 1,3। आई बात समझ में? तो आपने ए सेट का पावर सेट लिखा जिसके अंदर सारे क्या आ गए, ए के सबसेट्स आ गए। तो पावर सेट, किसी भी सेट का पावर सेट बेसिकली क्या होता है, उस सेट के सबसेट्स को लेके बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो आपको सेट दिया है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो ये जो ए सेट है इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2⁻², 4 सबसेट्स आएंगे इसके। तो कौन कौन से, वो सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से सबसेट, अरे यार इसकी इंक खत्म हो गई, ए के कौन कौन से सबसेट्स है बताइए। ठीक है, तो इसका 2 एलिमेंट है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि किसी भी सेट का आप सबसेट ले रहे हो तो एक आता है एम्प्टी सेट। मैं जानबूझकर यहाँ पर एम्प्टी सेट ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट एक सबसेट हुआ इसका, फिर दूसरा ये खुद होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या लिखेंगे, सिंगलटन रहेंगे 2। ठीक है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है तो सिंगलटन रहेगा एक। सेट के अंदर 5 लिखेंगे, ये एक सिंगलटन सेट हुआ। सिंगलटन सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो ये जो मैंने सेट लिखा है ये इस ए का सबसेट है या नहीं है ना, जैसे यहाँ पर सिंगलटन 1 लिखा था तो सिंगलटन 1 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अगेन नेक्स्ट आप लिख सकते हो सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट, आपने एक दूसरा एलिमेंट था उसका भी सिंगलटन सेट ले लिया। तो इस ए सेट के अंदर जो 2 एलिमेंट दिए थे, ए सेट जो दिया था उसके सबसेट्स कितने हैं आपके पास, एक है एम्प्टी सेट 1, 2, 3 एंड 4। तो एम्प्टी सेट को आप चाहो तो 5 से डिनोट कर सकते हो। तो जब आप ए का पावर सेट लिखेंगे दैट इज पी ऑफ ए, तो इस सेट के अंदर ये सारे के सारे सबसेट मौजूद होने चाहिए। तो एक सेट रहेगा 5। अब ये जो 5 लिखा है मैंने ये इसका एलिमेंट नहीं है इसके अंदर का, इसीलिए मैंने जानबूझ के नाम लिखा था। तो ये एलिमेंट नहीं है, ये इसको आप चाहो तो ऐसे लिखिए एम्प्टी लिख देना। तो एक एम्प्टी सेट है जो इसका सबसेट है ए का, फिर दूसरा खुद ए आएगा, फिर सिंगलटन 5 आएगा एंड सिंगलटन ये वाला एलिमेंट आएगा। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 दीज आर 4 सबसेट्स ऑफ ए जो कि पावर सेट के अंदर आएंगे। तो किसी भी सेट का पावर सेट मतलब उसके सारे के सारे सबसेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या पूछा था, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट लिखना था, तो क्या ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर 4 आपको सेट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सबसेट्स हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिखेंगे इसको, एक और क्वेश्चन देखेंगे और फिर रुक जाएंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, 3, 9, 6 एंड नन ऑफ दीज, ऐसे 3 ऑप्शन है इसके, 3, 9, 6 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, अरे यार ये तो ख़त्म हो चुका है। तो बेटा अब ये देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन ने इसके पहले 4 क्वेश्चन देखे, तो चारों के चारों क्वेश्चंस के अंदर अलग मतलब हर एक क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। कार्डिनलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ए सेट है, बी सेट है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बच्चा है बी का। ठीक है, तो जितनी भी अकलमंदी ए के अंदर है पूरी की पूरी बी के अंदर है, और बी के अंदर कई ज्यादा अकलमंदी है ए से, मतलब ए जितना जानता है उतना तो बी जानता है, उससे थोड़ा ज्यादा जानता है। तो ये वाला सीन है यहाँ पर। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है, और बी के अंदर कितने, 6 है। तो यहाँ यहीं से बात पता चल जाती है। देखिए ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है और बी के अंदर 6 है। अब ए के अंदर जो 3 एलिमेंट्स है वो तो बी के अंदर है ही, लेकिन और अलग से 3 एलिमेंट्स है, तो बी बड़ा हुआ ना ए से, तो वही बात बोली जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो आप क्या कीजिए, ए यूनियन बी के नंबर्स कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के अंदर ये बताइए। ठीक है, तो अब यहां समझने वाली बात क्या है कि आप इसको मतलब बिल्कुल कुछ कैलकुलेशन किए बिना भी समझ सकते हो। कैसे, देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट है 3 और बी के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल 6। अब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर उन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो ए सेट ही बनता है। तो अगर ये छोटा है,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है। ए छोटा है बी से और ऐसा छोटा है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर मौजूद है। मतलब अगर आप दोनों को इकट्ठा करेंगे तो सेट में तो एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो ये सवाल नहीं होता कि जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसके 3 और इसके 6 9 एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर ए के अंदर जितने एलिमेंट है सारे के सारे बी के अंदर है, तो ये तो कॉमन हो गए, तो ये 3 हटाएंगे तो बचेगा कितना, 6 एलिमेंट, तो 6 विल बी द आंसर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ए यूनियन बी लिखना है। जैसे मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ए के अंदर है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने तो 1 2 3 लिया है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी भी ले सकते हो। ए बी सी ये 3 एलिमेंट है, और बी के अंदर फिर आपको लेना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ, या फिर कुछ भी ले लो, लेकिन ए बी सी तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का बच्चा है, ए इज अ बच्चा ऑफ बी, इसका मतलब क्या, ए के अंदर जितने एलिमेंट है सारे के सारे बी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इनका यूनियन लिखने जाओगे तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि ये 3 एलिमेंट्स लिख दे फिर ये 6 के 6 लिख दे। यूनियन करना है मतलब सबको मिलाना है, अरे मिलाओ, लेकिन जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखो। तो क्योंकि इसके अंदर जो भी है वो इसके अंदर है, तो जब आप यूनियन लिखेंगे तो यही मिलेगा। ये तो प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी आपको कि जब देखिए 2 चीजें होती है, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता है तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको मिलता है जो छोटा सेट है वो, लेकिन जब आप इस सिचुएशन में जब आप दोनों का यूनियन लेते हो तो आपको मिलता है जो बड़ा सेट है वो, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे तो छोटे आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ए एंड बी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो अगर आप यूनियन लेते हो तो आपको मिलेगा पूरा ये बी सेट, ए बी सी डी ई एफ, यूनियन लिया तो मतलब अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए दोनों का यूनियन लेते हो तो बी ही मिलता है, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी है और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो ए मिलता है। देखो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन आएंगे, ए बी सी आएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है, तो आपको ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, आपको पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, बी ही सेट आएगा, और बी के अंदर तो 6 एलिमेंट है, तो बस बात खत्म होगी। अगर आप इसको फॉर्मूले से फॉर्म करना फाइंड आउट करना चाहते हो तो भी यही बात है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर एन ऑफ ए दे रखा है 3 एंड एन ऑफ बी दे रखा है 6। अगेन सवाल पैदा होता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो वही वाली प्रॉपर्टी आती है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए ही होता है। तो अगर आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो जितने ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट है उतने ए के अंदर होंगे, तो कितने एलिमेंट है ए के अंदर 3, तो बस यहाँ पर लिख दिया 3, तो ये 3 3 कैंसिल हुआ तो 6 आंसर आया। कैसे भी खाओ आप, खाना जो है पेट में ही जाएगा, ऐसे खाओ उठा के ऐसे करके फेंको, ऐसे खाओ, ठीक है, पेट में ही जाएगा। तो ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया है क्योंकि मैं आपसे फीडबैक नहीं ले सकता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हर एक चीज़ मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं। बस आप इनको सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गुड बाय।